अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल पर OIC के हंगामी इजलास में ईरान इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर जोर दिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए कहा है कि इसराइल ने गजा के बाद ईरान को निशाना बनाया, जिसकी मजम्मत करते हैं। इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेल दिया है। इसराइल को अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों का कोई हिसाब नहीं। तुर्किया के सदर का मजीद कहना था कि मुसलमानों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। चेयरमैन OIC का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि 13 जून के बाद से मशरक़े वुस्ता एक नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। हम ईरान और गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान और इसराइली जारियत की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने की दरखास्त करना बहुत मुश्किल है। तेहरान चंद महीनों में जोहरी हथियार हासिल करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में यूरोप ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। उनका दावा था कि ईरान यूरोप से नहीं अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। उधर अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को हसास मशीनरी की सप्लाई के इल्जाम में कम से कम 20 इदारों, 5 अफराद और 3 बहरी जहाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें से 2 इदारे हांगकांग में काम कर रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का 9वां दिन है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल पर लर्जा तारी है। ईरान की तरफ से आज भी 30 से ज्यादा मिसाइल इसराइल पर दागे गए। इसराइल की अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें इसराइली फौजी मराकज, फिजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज शामिल हैं। पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि हमलों की 18वीं लहर में इंतहाई तवील और वजनी मिसाइलों से मुश्तरका हमला किया गया है। इसराइली ज़राए के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में तेल अवीव, नकब, हैफा और होलोन में शदीद नुकसान हुआ। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। उधर इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत जारी है और इसराइल की जानिब से ईरान के 21 सूबों में हमले किए गए हैं। इसराइल की तरफ से ईरान में मिसाइलों के जखीरे किए गए मुकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है। अस्फहान के डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर ने तस्दीक की है कि आज सुबह इसराइल ने अस्फहान पर एक न्यूक्लियर साइट और कई मुकामात को निशाना बनाया। इसराइल ईरान के फर्दू न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करना चाहता है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर बम GBU-57 है, जो ईरान की फर्दू जोहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने ट्रंप को बताया है कि GBU-57 13,600 टन वजनी बम ले जाने और इसे गिराने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक GBU-57 बम जमीन के अंदर 200 फीट तक गहराई तक घुसकर तबाही मचा सकता है और इतने वजनी बम को उठाने की सलाहियत सिर्फ अमेरिका के स्टेलथ बम तैयारे के पास है। इस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए कसूरी साहब। थैंक यू, वेलकम वेलकम सर। अच्छा सर, मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कसूरी साहब, अभी किस स्टेज पे खड़ा है ईरान का मामला जो है इसराइल के साथ? चूँकि 9 दिनों में सर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। उसमें OIC में तैयब अर्दवान भी बात कर रहे थे, OIC के जो पर्सन है उन्होंने भी बात की, बाकी लोगों ने भी मजम्मतें वगैरह तो की, लेकिन आप कहाँ देखते हैं? एक तो बताइएगा कि अमेरिका का 2 हफ्ते के लिए मैदान में उतरने से टल जाना किस बात की गमाजी कर रहा है, उससे डी कोड करें तो क्या निकलेगा? फिर फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था और इनफैक्ट मुद्दा क्या किस तरफ जाएगा? चले यूँ करते हैं, जिस तरह होगा मैं बात करता जाऊँगा। मैं बात ही करता हूँ जो नेचुरल फ्लो होती है। जी प्लीज। आपने कहा कि पाकिस्तान का क्या रोल है, शुरू तो वहाँ से कर देते हैं। जी राइट। मैं देख सकता हूँ कि जब मेरे इस दौर में बहुत करीबी ताल्लुकात थे पाकिस्तान और अमेरिका के और ईरान और पाकिस्तान के, तो उस वक्त ईरान हमें कहता था कि हम अमेरिका के लिए से बात करें, अमेरिका हमसे कहता था। और टू बी स्पेसिफिक, अली लारीजानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड थे और वो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी पिछली दफ़ा लड़े हैं, तो बहुत वो ईरान के चोटी के लीडर थे। वो 4 घंटे मेरे दफ्तर में फॉरेन ऑफिस बैठे रहे, ठीक, ये कहने के लिए कि हमारी मदद करें
तो मैंने और उन्होंने मिल के एक जॉइंट ड्राफ्ट बनाया था ठीक। कि मुझे उन्होंने कहा था आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप प्रेसिडेंट बुश को और कॉन्डोलीज़ा राइस को दे दें, और उसके अंदर 4 घंटे में तो नेचुरली बड़ी हमने सोच विचार के बाद एक ड्राफ्ट बनाया था। तो अली लारी जानी साहब हम पे इतना एतबार करते थे कि हम उनकी बात जो है अमेरिका तक सही तरीके से बताएंगे, और वो मैं लेके गया था अमेरिका, और मकसद प्रेसिडेंट बुश को देना था, और कॉन्डोलीज़ा राइस जब मुझे मिलने आई तो उनको मैंने वो दे दिया। उसका फॉलो अप नहीं हुआ, इसका मतलब अमेरिका को उससे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस कई मरतबा मुझे कहती रही कि उस वक्त हिज़्बुल्लाह हमले कर रहा था ईरान पे, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद हैं। उस वक्त हिज़्बुल्लाह के पास छोटे रॉकेट्स थे, राइट। तो उन्होंने मुझे कहा सिंस यू आर वेरी क्लोज टू द इरानियंस, टेल देम दैट इफ अ मिसाइल रीचेस तल अबीब इट विल हैव मेड इन अमेरिका रिटन ऑल ओवर इट। तो मेरे जो काउंटर पार्ट थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनको मैंने फ़ौरन बताया कि भाई आप जो कर रहे हैं करें, तल अबीब पे अगर आपने उनकी कोई हिज़्बुल्लाह की पहुंची तो आप पे हमले हो जाएंगे। इतना करीबी हमारे ताल्लुकात है, तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है। वो ये कर सकता है कि जैसे आपने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो मिले हैं, उनको पता है कि एक दिन पहले हमारी तारीफ़ की गई है ईरानियन मजलिस में, ठीक, और उनके मिलने से पहले तारीफ़ की गई है, ये नहीं कि अमेरिकनों को पता नहीं था, और लोगों ने तालियां बजाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, राइट। और साथ साथ जब फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग के बाद अगले दिन मुनासिब तौर पे फॉरेन ऑफिस ने बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में अपना जो स्टैंड है उसको दोहराया, रिटरेट किया कि ये हमारा स्टैंड है जो टोटली हम खड़े हैं ईरान के साथ इस जारहियत में जो इजराइल ने की है। दूसरी चीज़, हम अमेरिका के इतने करीब, जो एडवांटेज आपको होता है अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो आपकी इंडिपेंडेंस कई दफ़ा बढ़ जाती है, कम नहीं होती। मसलन हमसे ज़्यादा अमेरिका के करीब उस वक्त कोई नहीं था पाकिस्तान, और हमें मेजर नॉन नेटो एलाय का हमें कहा गया था स्टेटस, ठीक। लेकिन जब हमला हुआ इराक पे तो मुझे बुलाया डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो डिफेंस सेक्रेटरी थे। अमूमन हमारा वास्ता होता था या वाइट हाउस में या स्टेट डिपार्टमेंट में, तो मैं बड़ा हैरान था कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड क्यों मुझे बुला रहे हैं। तो बड़ा पुरतफका और बड़ा उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके अंदर जब ले गए तो मैं कंफ्यूज था कि बुलाया क्यों, मुझे क्यों दावत दी है। और उन्होंने अंदर जाकर कहा जी हम इराक पे हमला करने वाले हैं, आप दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है, आप हमारी मदद करें। मैंने बग़ैर वक्त लगाए उन्हें कहा हम ये मदद आपकी नहीं कर सकते, हम दूसरी तो कर सकते हैं कि अगर अमन लाना हो। तो उन्होंने मुझे कहने की कोशिश की और मुसलमान मुल्क कर रहे हैं, मैंने कहा अगर करे भी तो हम नहीं आपकी मदद करेंगे। नतीजा आपके सामने था, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे प्रिजाइड किया, सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर थे, हमने डट के फ्रांस और जर्मनी के साथ मुखालफत की और वो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास नहीं हो सका, बावजूद इसके कि अमेरिका के इत्तेहादी थे। इसीलिए अमेरिका ने ऐरे गैरे कुछ मुल्क इकट्ठे किए और हमला कर दिया ये कह के कोलिशन ऑफ द विलिंग से। तो पाकिस्तान का कलीदी रोल हो सकता है, क्योंकि जो फील्ड मार्शल को रिसेप्शन दिया गया है वो एक्सेप्शनल है। उसके अगर कोई ये मतलब पहनाए कि जनाब इसकी वजह से हम कोई मदद करेंगे हमले में, तो मैं मानने को नहीं तैयार अपने तजुर्बे की बुनियाद अच्छा, पर। आप कैटेगोरिकली इससे बढ़ के मैं आपको बता देता हूँ पॉसिबल। अच्छा, इससे बढ़ के प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी। इससे बढ़ के ये कि हमारे दौर में, बल्कि 1947 बनने के बाद पहली दौर हाई लेवल मीटिंग जो पाकिस्तान और इजराइल की हुई है वो मेरी हुई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से तुर्की में, इस्तांबुल प्रेसिडेंट अर्दोआन ने कराई थी। उस वक्त प्रेसिडेंट अर्दोआन के ताल्लुकात इजराइल से बहुत अच्छे थे और हमारे, और इस एक और वजह से और बेहतर हो गए थे कि इजराइल ने उस वक्त विड्रॉ कर लिया था गजा से।
तो हमने गनीमत मौका जाना, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान में सिक्योरिटी लेवल पे मीटिंग हुई कि हमें अमेरिका नहीं दे रहा न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और बुश हालांकि हमारे इत्तेहादी हैं हिंदुस्तान को दे रहे हैं। हमें ताना ये दिया गया कि AQ खान अफेयर की वजह से आपकी कांग्रेस नहीं मानेगी। हमें कहा गया कि आप इजरायली लॉबी अगर वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में उसको न्यूट्रलाइज करें, तो कहा गया अगर आपकी इजराइल से मुलाकात हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक। तो मैंने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने पहली बात यह की कि आप फ़लस्तीन से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के क्यों हामी हैं। मैंने कहा हम कश्मीर और फ़लस्तीन जिस दिन से पाकिस्तान मोर्ज़े वजूद में आया है, हम उस वक्त से इनको इक्वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा आप हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हम आपको नैनो टेक्नोलॉजी देंगे, हाई टेक्नोलॉजी देंगे, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आएंगे, यू आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मैं सुनता गया, आई वॉज प्रिपेयर्ड। अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने कहा कि हाँ हम एक ही सूरत में एक्सेप्ट करेंगे। कहने लगे क्या, तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। कहने लगे क्या है? मैंने कहा जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान है लैंड फॉर पीस, यानी इजराइल निकल जाए और एक इंडिपेंडेंट वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाए, तो तभी करेंगे। इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है ईरान, इराक और इन तमाम मामलात पे। अब मुझे ये बताइए, नहीं समझता, और अगर तब्दीली हुई होती तो फॉरेन ऑफिस वो स्टेटमेंट ना देता इतना स्ट्रांग जो उसने दिया है। अब मुझे ये आपसे समझना है कि अमेरिका 2 हफ्ते के लिए वो विड्रॉ क्यों कर गया फिलहाल फौरी तौर पे जंग में आने से? वो क्या ऑप्शंस है उसके पास? क्या ये हतमी है कि वो जंग में लाजमी कूदेगा, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो भी सकता है कि वो ना जाए जंग में? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है इसमें? देखिए जी, पहली बात तो यह आप वर्का फाड़ दें। अमेरिका के बदनसीबी है कि इजराइल फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है। बोथ मेजर पार्टीज यह मरहून मिन्नत हैं इजरायली लॉबी की जो मौजूद है न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, बड़ी पावरफुल है। वो इलेक्शन कैंपेन वो करती है, इनकी पैसे वो देती है, और मीडिया में भी इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि मुख्तलिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने, क्लिंटन जब अच्छी खासी इजराइल को मार पड़ रही थी और मिस्र का अपर हैंड था, तो फिर भागता गया इजराइल 1973 में उनके पास क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो उन्होंने क्लिंटन मीटिंग कराई थी, तो कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया क्योंकि बहुत मार पड़ रही थी। इसीलिए और उसके जितने प्रेसिडेंट्स आए हैं बावजूद उसके कि लॉबी स्ट्रांग है, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो मकासद हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं सारी इस्लामी दुनिया में। तो ट्रंप उससे कोई मुबर्रा नहीं है। ट्रंप साहब बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं सऊदी अरब से और कतर से, UAE से। एक बात आप याद रखें, इन ममालिक में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी बड़ी आबादी है, वह है सऊदी अरब। उसको अपनी पॉपुलेशन का ख्याल करना पड़ता है। ज़्यादातर गल्फ़ के ममालिक में अगर एक लोकल है तो 9 फॉरेनर्स हैं। सऊदी अरब ने क्लियरली स्टेट किया है कि वो किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, इजराइल की रिकग्निशन जो अब्राहम अकॉर्ड्स कह रहे हैं, जब तक वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का ऐलान नहीं किया जाता। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश है कि ये हो, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए टाइम मांगा है। आई हैव नो डाउट, मैं कोई बैठा हुआ तो नहीं था उस मीटिंग में, मैं बता देता हूँ कि यह बात लाजमी हुई होगी। ये जो इजराइल और इनकी बात है, जंग हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जो ट्रंप साहब ने अल्फाज कहे बड़े वो मुझे तो मीनिंगफुल लगते हैं। दे नो ईरान मच बेटर, हाँ ठीक है, वी नो द मच बेटर। और फिर उन्होंने ये कह दिया, कुछ ऐसे वैसे गोल मोल अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे मैंने ही अंदाज़ा लगाया कि ये इस मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं, यानी कि जो हमला हुआ है ईरान पे उससे खुश नहीं है। तो मेरे ज़ाती राय है कि वो जो रोल हिस्टोरिकली पाकिस्तान अदा करता रहा है, और आपको मैंने अपनी 3 मीटिंग्स का जिक्र, सिक्योरिटी काउंसिल में इराक की डट के मुखालफत, ईरान हमें मैसेजेस देता था, मैं लेके गया प्लान ईरान का अमेरिका, और फिर ये जो कॉन्डोलीज़ा राइस मुझे डायरेक्ट मैसेजेस दे रही थी कि ईरान को ये कहो और वो कहो। इसका मतलब यह है कि देखें अमेरिका में प्रेसिडेंसी बदलती है,
लेकिन डिपार्टमेंट जैसे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उन्होंने मीटिंग से पहले इनको ब्रीफ किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जी ये रोल एक पाकिस्तान, अगर आप रास्ता ऑप्शन रखना चाहते हैं डायलॉग का तो पाकिस्तान को साथ मिलाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा कसूरी साहब, इसमें ये भी थोड़ी सी गुत्थी सुलझा दीजिए कि ईरान के पास कितनी मज़ीद कैपेसिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल सरेंडर करने का सोच भी नहीं सकता, ना वो सरेंडर करेगा, मुज़ाकरात इस शर्त पे कि भाई आप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो हैं वो दुनिया के हवाले करें और अपना जोहरी सारी तनसीबात भी और सारा कुछ भी। इस तरह के मसाइल को लेकर ईरान कहाँ आपको खड़ा है एग्जैक्टली? तेहरान में इस मुद्दे को लेकर क्या सोचा जा रहा होगा इस वक्त? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, और ये आप फिर एक चीज़ लिख लें, बिल्कुल सर्टेनिटी से मैं कह रहा हूँ, हुकूमतें दो किस्म की होती हैं। एक पर्सनल हुकूमतें होती हैं, एक बंदा गिरा साहब कोई धड़ाम से। दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल, चाहे आपको ईरान की हुकूमत पसंद हो या ना हो, चाहे वो जो तर्ज हुकूमत है आपको पसंद हो या ना हो, वो एक इंस्टीट्यूशनल हुकूमत है, उसका बाकायदा आइन है, लिखा है। क्या हुआ इराक में? सद्दाम हुसैन गया, सिस्टम ख़त्म। लिबिया में क्या हुआ? मुअम्मर कज़ाफ़ी गया, सिस्टम ख़त्म। ये नहीं होगा ईरान में। ईरान में अल्लाह माफ़ करे, अगर पहली चीज़ तो ईरान की रजीम फॉल ही नहीं कर सकती। इसराइल में ये ताकत ही नहीं, उसके पास ये इतने ट्रुप्स ही नहीं। जब तक ग्राउंड लड़ाई ना हो, आप खंडर तो बना सकते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब तक फौजी ग्राउंड पे ना जाएं, ऑक्यूपाई ना करें, जैसे अमेरिका ने वियतनाम में किया, उसने अपना हशर देख लिया। अमेरिका ने इराक में किया, मैंने पूरी एडवाइस दी, पाकिस्तान ने ना माना, अपना हशर देख लिया। अफगानिस्तान में उसने अपना हशर देख लिया। क्या अमेरिका तैयार है? वो है, मानता हूँ अमेरिका बदल सकता है, वो अमेरिका ऐसे बदलेगा, कब्जा कर लेगा और कब्जा करके हुकूमत बदल देगा, लेकिन क्या उससे क्या होगा? वापस तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, कुछ नहीं कर सका। और ये एक चीज़ लिखें, अगर हुकूमत गिरा भी दी गई, अव्वल तो मैं नहीं समझता अमेरिका अपने ट्रुप्स भेजेगा, क्योंकि जो इतना जो उनका मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एजेंडा है और रेजिस्टेंस हो रही है उनकी अपनी पार्टी में, और ये मजाक बन जाएगा कि तुम कह रहे थे हम अमन लाएंगे, और क्या डेड बॉडीज लेने को तैयार है अमेरिका? बॉडी बैग्स लेगा कि जब ईरान में तो ऐसे ज़बरदस्त हमले होंगे जो ऑक्यूपाइंग फोर्स आएगी। इसलिए चांसेस ज़रूर हैं सेटलमेंट के, और यूरोपियन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, बदनसीबी से यूरोप कोई ख़ास रोल अदा नहीं कर सकता। क्यों? कि जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है वो कमज़ोर हो चुकी है। पहले यूरोप और अमेरिका इन कोऑर्डिनेशन एक्ट करते थे, और इस हद तक साउथ एशिया का तो मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया के सिर्फ 2 वज़ीर एम्बेसडर्स थे जो मुझे इकट्ठे मिलने आते थे अगर कोई ख़तरा होता था, इंडिया पाकिस्तान का, अमेरिका और बरतानिया। अब जो है कोऑर्डिनेशन वेस्टर्न अलायंस की नहीं रही, इसलिए असल फ़ैसला प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है। अब अच्छी बात है, ये मिल रहे हैं, डिप्लोमेसी को मौका मिल रहा है, चाहे डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो या मिलिट्री सोल्यूशन हो, वो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन उन्होंने की, और उनका कहना था कि एक तो वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये रजीम चेंज हो सकता है, और ना इसराइल में इस रजीम को चेंज करने की कैपेसिटी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आप फुट सोल्जर भेजते हैं तो फिर अमेरिका ने जहाँ जहाँ इस तरह करके देखा, उसने अपना हशर भी देख लिया। इस वक्त तेहरान से जॉन हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तेहरान की सूरत हाल उन्हीं से पूछते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तेहरान जो मुज़ाकरात को लेकर डिस्कशन भी दुनिया भर में चल रहा है, उसको लेकर भी, और जो इसराइल पर हमले हैं उसको लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग सारी मौजूद है। जॉन हुसैन साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फाद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जॉन, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त एग्जैक्टली तेहरान की क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? जी देखिए फाद, यहाँ पे कुछ दिनों शुरू के जो थे वो ड्रोन इंटरसेप्शंस और इम्पैक्ट एक्सप्लोजन्स सुनाई दे रहे थे। 2 दिन यहाँ पे खामोशी रही, फिर उसके बाद कल रात को दोबारा इंटेंस, आई वुड से 5 मिनट के टाइम पे इंटेंस ड्रोन एरियल फायरिंग की आवाजें आई, और कुम में इस वक्त 2 लोगों को शहीद कर दिया जा चुका है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं तबातबाई, और दूसरे जो हैं वो पैलेस्टाइन के जो IRGC के डेस्क के हेड थे, उनको कहा जा रहा है कि असैसिनेट किया है। तो इस वक्त आई थिंक एस्केलेशन दोबारा हो रही है जंग की इन तेहरान।
बट एट द सेम टाइम लोगों की तरफ से कोई केओस या कोई पैनिक, कोई ऐसा केओस नजर नहीं आ रहा, या कोई ऐसा पैनिक नजर नहीं आ रहा कि लोग जो आमतौर पे जंग में एक्सपेक्ट कर सकते हों। तो अभी मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन बताऊं, कुछ टाइम पहले जो है वो बॉम्ब पाया गया है यहाँ पे। आई थिंक 250 किलोग्राम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250 किलोग्राम का मवाद जो है वो बॉम्ब डिफ्यूज किया है इस वक्त तेहरान में। और एट द सेम टाइम मुख्तलिफ मकामात पे ड्रोन इंटरसेप्शन भी की गई हैं ईरान की तरफ से। बट द रिस्पॉन्स इज नॉट एज मच एज इट वॉज जो 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 शुरू में हमें स्ट्राइक्स मिली थी। सो आई वुड से कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम एस्केलेशन की तरफ भी जा रही है। कितनी कैपेसिटी के पास मौजूद है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर, सुपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर वो अंगेज रख सकता है इसराइल को? कितनी कैपेसिटी मौजूद है आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? ऑफिशियल सोर्सेज कहती हैं, ऑफिशियल जो नोटिंग है वो कहती है 2000 मिसाइल्स का स्टॉक पाइल ईरान के पास मौजूद है। लेकिन अगर रियलिटी ऑन ग्राउंड देखी जाए तो रियलिटी ऑन ग्राउंड आई वुड से इज कंप्लीटली डिफरेंट। इंटरनेशनल मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ईरान ने यहाँ पे बाकायदा मीडिया को भी यहाँ पे रिपोर्ट्स मौजूद है मीडिया के पास कि लोकली अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में हजारों की तादाद में मिसाइल स्टॉक पाइल की हुई है। सिपा के जो कमांडर हैं उन्होंने बयान दिया है कि ईरान अगर रोजाना 200 मिसाइल भी मारे इसराइल के ऊपर तो 2 साल में भी स्टॉक खत्म नहीं होगा, इतना स्टॉक है ईरान के पास। ऑन दी अदर हैंड इसराइल के पास जो 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 बचा हुआ है इंटरसेप्टर्स का स्टॉक, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि 10 से 12 दिन इसराइल इस वक्त बर्दाश्त कर सकता है। और आपके सामने नजर आ रहा है कि ड्रोन की जो आयरन डोम की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी डिमिनिश हो गई है, 90% से 65% आ गई अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली व्हाट द वेस्ट इज सेइंग। तो देखना अब ये है कि ईरान जो अभी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, अभी तक ईरान ने अपने आप को जो है वो रिवील नहीं किया है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जंग के जो जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स को दोबारा एडवांस टेक्नोलॉजीज को जो है वो दिखाना शुरू कर रहा है। तो अब देखना यह है कि ईरान के पास वाकई में कितना मवाद है। बट मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से ईरान के पास मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी, कल भी जो एक मिसाइल मारा था ईरान ने, कहते हैं कि एक मिसाइल के अंदर, जो मिसाइल लॉन्च हुआ था उसके अंदर 26 मिनी क्लस्टर म्यूनिशंस थी जो लॉन्च हुआ था हाइफा के अंदर। और आज आपको नजर आ रहा है कि हाइफा के अंदर जो गवर्नर है वो मीडिया को कह रहा है कि प्लीज ईरान के साथ वी वांट पीस। तो आई वुड से कि ईरान इज इन अ वेरी गुड पोजीशन फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ द म्यूनिशंस दैट इट हैज, कि वो इसराइल के साथ $200 मिलियन का नुकसान इसराइल को दे रहा है। और एट द सेम टाइम फतह 1 फतह 2 जो ये मिसाइल्स हैं, $1 2 लाख मोस्टली इनका खर्चा होता है। तो ईरान इज कंप्लीटली कोलैप्सिंग द इजरायली इकोनॉमी एज वेल एट द सेम टाइम। अच्छा जॉन हुसैन साहब, इस सारे मामले पर तेहरान की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा हर सूरत, या यहाँ कुछ और अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? और मुज़ाकरात को लेकर जो विंडो ईरान खोलेगा उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने वाले लोग या जर्नलिस्ट या एम्बेसडर्स, उन सब का ख्याल है कि ईरान तो किसी स्टेज पे आकर कोई सरेंडर नहीं करेगा कि किसी की कंडीशंस पे वो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए। इधर तेहरान में क्या अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? बात साहब बिल्कुल आपने सही बात की कि हमने देख लिया है अराक्ची साहब को बयान, वो क्लियर है। और यहाँ पे सुप्रीम लीडर का बयान क्लियर। तेहरान के अवाम की जहां तक बात रही, दे ऑल्सो शेयर द सेम सेंटिमेंट कि अगर निगोशिएशन होगी तो इक्वल ग्राउंड पे होगी और रिटेलिएशन के बाद होगी। इनफैक्ट ईरान की अवाम तो हार्डकोर स्टांस पे है कि ईरान को अपनी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो जितने लोगों से मैंने बात की है, ज्यादातर का राय यही था कि भाई इसराइल को मार रहे हो, बेहतरीन है, प्लीज कंटिन्यू। और मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा, कि जिसमें बोल रहा है कि बेजनी बेजन, मतलब अगर कर रहे हैं तो करते रहे। तो द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान, द पीपल ऑफ ईरान वो चाहते हैं कि यहाँ पे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए फॉर द डैमेज दैट इट हैज ट्राइड टू कॉज इन ईरान। और सेंटिमेंट इस तरफ ज्यादा जा रहा है कि अगर नेगोशिएशन होती है तो वो सिर्फ रिटेलिएशन के बाद ही होगी। आई थिंक इस पे आप भी बेहतर समझते होंगे कि न्यूज मीडिया ने, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया ने इसको काफी अच्छी तरीके से कवर किया। अच्छा जॉन, जो इंटरनेशनल मीडिया या ट्रंप या इसराइल ख्वाब देख रहा है, उन ख्वाबों में अगर आप उन ख्वाबों को डी कोड करें तो वो कहते हैं कि फर्दू को हम, जो इनका प्लांट है जोहरी प्लांट, उसे हम तबाह कर देंगे जो ज़ेर ज़मीन है, सैकड़ों जो है आप किलोमीटर तक वो ज़ेर ज़मीन में वो पाया जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स हम उतार देंगे, और तीसरा रजीम चेंज हो जाएगा। फिर इन ख्वाबों को लेकर वो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है और क्या क्या सिर्फ ख्वाब है जो ख्वाब ही रह जाएंगे? देखिए, फॉर दो ग्राउंड ट्रूप्स और रिजीम चेंज, तीनों पे मैं बात कर लूं माजरत। फॉर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन जो उसका पहाड़ है ना, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, उसको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है।
यूएस के इजराइल अब जो धकेल रहा है यूएस को जीबीयू बॉम्बर्स लाने के लिए, जीबीयू बॉम्बर का एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक स्ट्राइक काफी नहीं होगा फॉर्डो को हिट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा वो बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड है, इसको इतना सही तरीके से यूएस भी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, स्पेशली विद ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन। राइट। तो आई डोंट थिंक कि यूएस जो है वो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस डायरेक्टली आएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्टिवली एंगेज किया तो यहाँ पे जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, उनको टारगेट किया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट किया जाएगा। अभी तक तो हुतीज भी पिक्चर में नहीं आए हैं, ना ही दूसरी जो एलाइज हैं वो पिक्चर में आए, और ईरान कहता है कि भाई हमें जरूरत भी नहीं है किसी की एड की। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ग्राउंड ट्रूप्स में देखें, बहुत ही ईरान इराक वॉर की सिंपल हमारे सामने बिल्कुल मिसाल मौजूद है। सद्दाम के पास वेस्ट का पूरा सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट, उसकी अपनी ऑयल रिजर्व, उसकी अपनी रिसोर्सेज मौजूद थी। इजराइल क्या है? इजराइल 22,000 किलोमीटर का एक ऑक्यूपाइड खित्ता है, और उसको अगर आप मुकाबला करें 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स विद 70 मिलियन पॉपुलेशन अगेंस्ट 6 मिलियन पीपल, अगर ग्राउंड ट्रूप्स मिला लेते हैं चले सबके, फिर भी ग्राउंड पे जो जज्बा है, और मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है बाय द वे ईरान के अंदर, तो सुप्रीम लीडर यहाँ पे बहुत आसानी से आई वुड से मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट, आवाम से अगर बात करें तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट नजर आता है लोगों का। वॉलंटियर बसीज मैंने लाइनें देखी हैं, रोड पे लाइनें लगी हुई अपने आप को इनरोल कराने के लिए एज अ वॉलंटियर इन द बसीज रेवोल्यूशनरी फोर्स। तो देखिए इतना आसान नहीं है ग्राउंड ट्रूप्स का। जॉन, आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये कि जो अभी आपने बताया कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी दोबारा वहाँ शहीद किए गए, मारे गए, इसका मतलब है कि वो भी टारगेट किलिंग थी। तो इसका मतलब है कि टारगेट किलिंग का तो एक लंबा पैटर्न मौजूद है। आप पेजर के फटने से शुरू हो जाइए, उससे भी पहले कासिम साहब की शहादत से ले लीजिए, तो चलते जाइए। तो इस मुद्दे को ईरान कैसे सेटल करेगा जब उधर मुसाद के एजेंट्स धनधनाते फिर रहे हैं? इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, मुसाद के एजेंट्स के खिलाफ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रिगरसली किए गए हैं। बहुत सारे सेवरल नंबर्स एग्जैक्ट अब तो बिल्कुल ही ट्रैक भी मैं रख नहीं पा रहा कितने, क्योंकि न्यूज इतनी आ रही है लोकली ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से। 50 से ज्यादा मैं कहूंगा एजेंट्स को अरेस्ट किया हुआ है। अभी रिसेंटली दो एजेंट अफगानी नेशनल्स पकड़े। कल रात को एक यूरोपियन नेशनल को पकड़ा है। ड्रोन फैसिलिटीज, 4 ड्रोन फैसिलिटीज, ऑफिशियल सोर्सेज और इनफॉर्मली जो खुद भी यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है लोकली, 4 ड्रोन फैसिलिटी की जो प्रोडक्शन की फैसिलिटीज हैं उनको कब्जे में लिया गया है। ड्रोन की इंटरसेप्शन बहुत कम हो गई है यहाँ पे। इजराइल लोकली एसेट्स को यूज करके एक हद तक ही मोबिलाइज कर सकता है ना। ग्राउंड पे तो उनके पास इतना सपोर्ट, सवाल ये कि इनके पास मौजूद है या नहीं कि वो ग्राउंड पे मैसेज को मोबिलाइज कर सके। नाउ दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो आई थिंक अब इतना ईरान के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आई वुड से, क्योंकि काफी हद तक चीजें कंट्रोल में कर ली हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया। आई होप इसी तरह तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल भी बहुत सारा रखिएगा। तेहरान से जॉन हुसैन जी, बड़े सीनियर नाम और बड़ा इंफॉर्मेटिव सारा सेगमेंट था, डिस्कशन कर रहे थे। मजीद कुछ और चीज़ें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को लेकर आलमी बरादरी मुतहर्रिक तो है, लेकिन मसले का हल अभी तक निकालने में नाकाम नजर आती है। गुज़श्ता रोज भी सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के तमाम मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान मुमालिक के अलावा ईरान और इसराइल के नुमाइंदों ने भी अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ ईरान के मुखालिफ था। गुज़श्ता रोज सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि इसराइल ने ईरान पर बिला इश्ताल हमला किया है, जो इंसानी हकूक़ और कौंसिल के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, और ईरान की जोहरी तंसीबात पर इसराइल के हमले बड़े जंगी जराइम हैं। जनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात भी हुए। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते, जोहरी मुज़ाकरात पर बातचीत मुमकिन नहीं। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया। सलामती कौंसिल के इजलास में भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया को खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के धाने पर खड़ा है और तमाम फ्री कैन को दरख्वास्त करते हैं कि अमन को मौका दें। पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम देने की सिफारिश सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप ने दूरंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर राबिता कायम करके कशीदगी को कम किया और 10 मई 2025 को जंग बंदी करवाई।
जनूबी एशिया को दो जोहरी ताकतों के दरमियान एक मुमकिना बड़े तसादुम से बचा लिया। ये जंग बंदी उनके अमन कायम करने में किरदार और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का सबूत है। भारतीय जररियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बिनानुल मरसूस शुरू किया। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर के दरीना मसाइल के पायदार हल में मुआवनत की मुखलिसाना कोशिश को न सिर्फ सराहती है बल्कि तस्लीम भी करती है। तनाज़ा कश्मीर इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर भी अमल दरामद के बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन मुमकिन नहीं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को नोबल इनाम का हकदार ठहरा रहे थे और साथ ही खदशे का इजहार भी कर रहे थे कि उन्हें नोबल इनाम नहीं दिया जाएगा। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पर, वज़ीर-ए-आज़म साहब के लेवल पर क्या अंडरस्टैंडिंग है फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग और सदर ट्रंप की मीटिंग को लेकर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल तमाम तर मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में है और उनको इन्फॉर्म्ड रखा गया है थ्रू एंड थ्रू सारे प्रोसेस में। और आपको याद होगा कि जो एक ज़बरदस्त सालसी किरदार अदा किया है सदर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो बिल्कुल उसी हवाले से, क्योंकि वो मिलिट्री टू मिलिट्री उनकी इंगेजमेंट थी और फिर इसी हवाले से जो है वहाँ पे भी फिर इंगेजमेंट जो हुई है सदर ट्रंप के साथ, वो बड़ी खुशाइन बात है और एक नया बाब रकम हुआ है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में। और वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के साथ, उनकी मशावरत के साथ ये तमाम तर मामला आगे बढ़ा है और ये अच्छी खुशाइन बात है। और इसी तनासर में आपने देखा कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो हैं उनकी भी कॉल आई और वज़ीर-ए-आज़म से उनकी भी कल बात हुई है। इसी एक फ़र्दर इंगेजमेंट को बढ़ाते हुए उसको नेक्स्ट स्टेप्स पे लेके जाते हुए ये इंगेजमेंट जो है वो मज़ीद जो है मजबूत भी होगी इंशाल्लाह और मज़ीद पायदार भी होगी। तो उसी हवाले से जो है ऑन ऑल अकाउंट्स कह लें, ट्रेड के हवाले से, जो स्पेशली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, मादनियात के हवाले से, IT के हवाले से, दीगर जो हमारे एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, उस तमाम तर चीज़ के हवाले से एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। अच्छा, जो स्पेकुलेट किया जा रहा है उसमें सबसे अहम ये है कि शायद गवर्नमेंट को पहले से इल्म था इन सारे मामलात का और सबसे बढ़कर ट्रंप जो है जब उनसे मुलाकात होनी थी तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट नहीं था पहले कि वो आर्मी चीफ से मिले, तो इसी तरह फिर रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उन्हें प्रमोट भी किया गया, फील्ड मार्शल भी वो बने ताकि तकरीबन फील्ड मार्शल का मतलब यही है कि बैरूनी दुनिया से हेड ऑफ स्टेट के तौर पर फिर देखती है। तो इस तरह की स्पेकुलेट जो मार्केट में हो रहा है, एग्जैक्टली आप इसको डिनाई करेंगे इसी तरह ही था या इसके बरक्स सूरत हाल थी? नहीं, देखिए, ये स्पेकुलेशन गलत है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं, ट्रूली डिज़र्व करते हैं। उसकी वजह ये है कि भारत के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती है और जो मुँह तोड़ जवाब हमारी अफवाज पाकिस्तान और उसके सिपह सलार ने दिया है, जो तमाम तर एक कोऑर्डिनेशन रही है और ये जो तमाम तर 6 और 7 की इवेंट्स और उसके बाद फिर 10 की जो तमाम तर इवेंट्स अनफोल्ड हुई हैं जिसमें पाकिस्तान मार्का हक और फातह करार पाया है और उसके बाद जो सालसी किरदार पूरी दुनिया का तो बिलखसूस अमेरिका का रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रूली डिज़र्विंग है। और इससे पहले मैंने आपको बस ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि ये क़यादत का भी ज़र्फ़ होता है और क़यादत की अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। तो इससे पहले भी 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ था, वहाँ पे मेरे ख्याल से उन फैक्ट्स पे या उन सर्कमस्टांसेस जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे तो एक जुर्रत थी, एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप थी, बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। तो एक ऐसी सिनर्जी और एक ऐसा सिंक जो कि वाक़तन जिसने पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल स्टेज पे आप अगर देखें, पाकिस्तान की जो कदर है या जिस निगाह से पाकिस्तान को देखा जाता है वो मैनी फोल्ड जो है वो पॉजिटिवली इंक्रीज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये थे पाकिस्तानी, मुझे तो फ़ख्र है और वो ट्रूली डिज़र्व करते हैं ये टाइटल बिल्कुल। और ये एक ऑनरी टाइटल है और एग्जाम्पलरी जो लीडरशिप दिखाई है उन्होंने मिलिट्री फील्ड में, बिल्कुल उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट के एंड पे ये भी फैसला किया गया कि उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा जाए, ये डिस्कशन भी अब चल रही है काफ़ी ज़्यादा।
दूसरी तरफ मलीहा लोधी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का फेस, बड़ी देर उन्होंने सफारतकारी भी की, राइटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा जो जारियत जारी रही इसराइल की जानिब से गज़ा के ऊपर, उस करारदाद को वो वीटो करते रहे, और वो उस जंग बंदी में भी उन्होंने हमेशा वीटो करके तो उन सारे मामलात में शराकतदारी की। गवर्नमेंट जो है इस स्टेज पे अगर नोबल इनाम और इन सारी चीज़ों की तरफ जा रही है, तो वो फिर इस मुद्दे को कैसे एड्रेस करेंगे गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहली बात है कि पाक भारत कशीदगी और पाक भारत जो जंग हुई है उसमें ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसमें जो कलीदी किरदार था वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का था। वो ख़ुद भी एक नहीं 12 दफ़ा, और मेरे ख्याल से इन काउंटिंग अगर आप बात करें तो 15 दफ़ा वो इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। और इंडिया को अगर देखें ऑन दी अदर हैंड, वो कम्प्लीटली डिनाई करता है, भारत डिनाई करता है। भारत कहता है कोई सालसी नहीं हुई और हमने उनके कहने पे नहीं जंग रोकी एंड सो फोर्थ, और हमने बिल्कुल अप्रोच नहीं किया। यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि मसला कश्मीर जो एक बैकफुटिंग और बैक बर्नर पे पहुँच गया था, जिसकी कोई इंटरनेशनलाइजेशन नहीं थी उस इशू की, अब वो मल्टीलैटरल फोरम्स पे आ चुका है। हमारे लिए तो वो मैटर करता है। अब ईरान और इजराइल की जो जंग है, जो एक अनप्रोवोक्ड, एक हमारा देखें हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है उसके ऊपर कि मॉरली बिल्कुल हमारा अपने ऊपर भी ये जब तमाम तर मामला हुआ अनप्रोवोक्ड इलीगल इलेजिटिमेटली जिस तरह हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो हमने वही स्टांस लिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वही स्टांस लिया है। उसके अलावा इंटरनेशनल अमेरिका में बैठ के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने वहाँ पे भी यही स्टांस लिया है कि मॉरली हर मुल्क को जिसके ऊपर अनप्रोवोक्ड इलीगली इलिजिटिमेटली कोई अगर दूसरा मुल्क अटैक करता है तो उसे अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है इन अकॉर्डेंस विद द यूएन चार्टर एंड द इंटरनेशनल लॉ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इज़राइल और ईरान के बीच में जो भी जंग है उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपना एक ऑफ़र किया है कि हम सालसी किरदार अदा करेंगे और उसके मुस्बत नताइज इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे जो अब कई चीज़ें जो है वो डिप्लोमेटिकली सेंसिटिव होती हैं, उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर ये तमाम तर मामला सदर ट्रंप ने भी कहा कि हम ईरान को बेहतर जानते हैं और हमारी ये कोशिश है। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसाक डार साहब भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी तरह ये नेगोशिएशन टेबल पे वापस जो है तमाम तर मामला आए, ताकि ये मामला खुश उसलूबी से और एक नेगोशिएशंस के अमल जो ऑन गोइंग नेगोशिएशंस थी उस हवाले से हल हो। तो पाकिस्तान तो एक मीडिएशन भी ऑफ़र कर रहा है और उसके भी कर रहा है। यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ की बात की तो बिल्कुल 2018 के अमेंडेड रूल्स देखें आप नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर जो है वो कर सकता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एप्ट है उनको, क्योंकि पाकिस्तान भारत की जंग के हवाले से देखें या जो उनकी कोशिशें यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से थीं और अभी ईरान और इजराइल के हवाले से जो उन्होंने टाइम अभी वो उन्होंने लिया है, लेकिन हमारे अपने हवाले से पाकिस्तान भारत के हवाले से देखें तो हम तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने बार बार रीट्रेट किया कि उन्होंने इस जंग बंदी में और सीज़ फायर में कलीदी किरदार अदा किया और कलीदी रोल अदा किया दीगर ममालिक के साथ। लेकिन ये तमाम तर मामला यही है कि वज़ीर-ए-आज़म जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो बिल्कुल ऑन बोर्ड लेते हैं अरकान को भी, और ये अच्छी खुशाइन बात है, बिल्कुल उनको होना चाहिए। और ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कह लें, मैं तो कहूँगा कि पीएम की तरफ से है। उन्होंने उनको मैन ऑफ पीस का टाइटल दिया और आपने देखा कि अमेरिकी सफारत खाने में जो उनकी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हुई थी उधर उन्होंने ऑन स्टेज जो है ये बात की अपनी तकरीर के दौरान कि ही इज़ अ मैन ऑफ पीस, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ पीस। ही हैज़ ब्रोकन दैट सीज़ फायर जो हम तो उसको बिल्कुल हाईएस्ट रिगार्ड में होल्ड करते हैं, लेकिन भारत को देखें कि मिर्चें लगी हुई हैं, भारत ये मानने को तैयार नहीं है। और जो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता था, जो अपनी हेजेमनी कायम करना चाहता था, तो भारत को तो बिल्कुल बैक फुटिंग पे आप ले गए हैं डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल फोरम्स पे या डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में। दूसरा बैरिस्टर साहब, आखिरी बात जो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि अभी इसराइल की और ईरान के जो जंग है, जो तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसमें एग्जैक्टली पीएम हाउस में क्या डिस्कशन चल रहा है और पाकिस्तान का क्या इसमें टास्क है, क्या रोल है और क्या डिस्कशन वहाँ जारी हो सारी है? और उन डिस्कशंस के ताने बाने तो जारी बात है ट्रंप और फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात है उन्हीं वहीं से इनिशिएट हो गए थे
तो एग्जैक्टली काबीना कितना जानती है इन सारे मुद्दों को लेकर और क्या डिस्कशन चल रहा है पीएम हाउस में? देखिए, एक तो यहाँ पे इस खित्ते के हवाले से, क्योंकि हम खुद वी कम आउट ऑफ अ वॉर सिचुएशन और हम नहीं चाहते कि इस खित्ते में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी हो, खा वो पाक भारत के हवाले से हो या हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान है, उस हवाले से हो। तो ज़ाहिरी बात है कि इस खित्ते में एक अमन, एक पीस और एक लास्टिंग पीस होनी चाहिए, और हम इसी की कोशिशों में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान अब वो एक सेंट्रल रोल और सेंटर स्टेज पे वो रोल किरदार अदा कर रहा है जो पाकिस्तान को करना भी चाहिए। बस ये तो एक इम्पॉर्टेंस जो उसकी है एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन या जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन के हवाले से, तो बिल्कुल हम तो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, और यही बातें जो हैं वो पावर कॉरिडोर्स में भी डिस्कस हो रही हैं कि हम बस ये थे पाकिस्तान और पाकिस्तानी हम सालसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और हमारी कोशिशें हैं कि हम दोबारा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसाक डार साहब ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की सेनेट के, उन्होंने कहा जी हमने ईरानियों से बात की है और बिल्कुल नेगोशिएशंस, और आई थिंक अब कोई उसमें पेशरफ भी हुई है, जिनीवा में कोई मुकालबन मीटिंग भी जो है वो होनी है। और इसी हवाले से हमारी कोशिशें हैं कि दोबारा जो है नेगोशिएशन टेबल पे जो नेगोशिएशंस एब्रप्टली ये इस तमाम तर अनप्रोवोक्ड वाक़े के बाद वो स्टॉल हो गई थी, वो दोबारा जो है रिज्यूम हो, और ये पाकिस्तान जो है उसमें कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है और करना भी चाहिए। और इस तमाम तर तनाज़र में पाकिस्तान अमन की जो है ख्वाहिश रखता है और अमन ही का पैगाम देता है, और बिल्कुल हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त प्रोग्राम में सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ, साबिक सफ़ीर, और इनसे अहम तरीन डिस्कशन हम करेंगे कि तेहरान क्या सोच रहा है, अमेरिका में क्या सोचा जा रहा है, और ख़ास तौर पर अमेरिका ने अगर 2 हफ्ते के लिए डिले किया है कि वो जंग में नहीं कूदेगा तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, या अगर 2 हफ्ते को हम डीकोड करने की कोशिश करें तो क्या जान सकते हैं मजीद। खान साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा कि हम 2 हफ्ते तक देख रहे हैं कि भाई जंग में कूदना है नहीं कूदना। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की ट्रंप साहब की मुलाकात भी हुई, फिर पाकिस्तान का प्रपोजल भी यही था कि आप निगोशिएट करें और मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अभी इनफैक्ट आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? OIC में अभी थोड़ी देर पहले उर्दवान भी खिताब कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि सारी मुसलमान जितनी भी क़यादतें हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई सूरत हाल नहीं, दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती एक और जंग की। ये सारा डिस्कशन चल रहा है, आप इस मुद्दे पे क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, आपने कई नुकात उठाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि जो सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्फा दिया है उसकी 2 तशरीहात की जा सकती हैं। एक तो ये कि वाकई वो डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं, और दूसरी ये है कि वो अपनी जंगी तैयारी मुकम्मल कर लें। अगर 2 हफ्ते के बाद सदर ट्रंप या अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि वो बराह रास्त इस जंग में शरीक होंगे तो उनकी अफवाज को तैयारी का पूरा मौका मिल जाएगा। अगरचे उनकी पहले से यहाँ फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं ईरान के इर्द गिर्द, और इस ख़ित्ते में, खलीजी रियासतों में और मशरक़ वस्ता में, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म की अगर कोई बहुत बड़ी जंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इस खित्ते की तरफ आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने वाकई सफारतकारी को मौका दिया और फिर उसे मुस्तरद भी कर दिया। कल जो 3 यूरोपियन वज़राए ख़ारजा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे, उनके आपस में मुज़ाकरात, उसमें यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थी। तो उन्होंने पहले आपस में मुज़ाकरात किए, फिर उसके बाद उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब से बातचीत की। तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि अब्बास अराक़ची साहब ने ये कहा कि अगर इसी तरीके से इसराइल ने हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है तो हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते जब तक कि इसराइल हमले बंद नहीं करता है। तो इस वजह से, और जब सदर ट्रंप को ये इत्तला दे गई तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से जानता था कि ईरान जो है वो यूरोपियन ममालिक से बात ही नहीं करना चाहते, वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, और क्योंकि जो यूरोपियंस के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। दूसरा इसमें पहलू ये है कि जो ये मुज़ाकरात थे जौहरी इनरिचमेंट या अफसूदगी के सिलसिले में,
इसमें पहले ही अमेरिका और ईरान एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है, जो एजेंडा अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से, बिलखसूस मैं फ़्रांस का जिक्र करूँगा, उनने बढ़ा दिया है और इसमें इसराइल की रज़ा भी शामिल है। वो कहते हैं कि न सिर्फ जौहरी अफसूदगी को ख़त्म किया जाए, सिफर कर दिया जाए, बल्कि ईरान का मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो ज़ख़ीरा है या पूरे का पूरा सिस्टम है, उसे भी डिग्रेड किया जाए। तो अब देखिए कि जंग की हालत में जो उनकी दिफाई शील्ड है, पूरे की पूरे, मतलब एक दफाई हथियार भी है और शील्ड भी है ईरान का, उसको वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब देखिए आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के खुसूसी एलची हैं और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, इनके दरमियान कोई मानी खेज़ राब्ते होते हैं या नहीं होते। आपको ये भी पता है कि जब ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और ईरान ने भी शदीद हमले किए हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट पे किए हैं, हैफ़ा में किए हैं, बेरशीबा में किए हैं, और ये जो है इससे ख़ासी तबाही हुई है। तो इसराइल की वो मिथ टूट रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वो नाकाबिल तस्खीर कला है। सरदार साहब, इसमें ये भी आप गाइड कीजिएगा कि इन सारे मामलात को देखते हुए जो सारी कैलकुलेशंस आपने कर रखी है, इन सारे मामलात को सामने रखते हुए ईरान, आपको लगता है, आपकी दानिश में, वो सरेंडर करेगा मुज़ाकरात की टेबल पर जब बैठेगा? क्योंकि उसे मुज़ाकरात की टेबल पर अगर बैठना है तो दुनिया भर के जितनी भी कुव्वतें हैं उनका ख्याल तो यही है, इसराइल का और अमेरिका का, कि ये सरेंडर करे पहले। तो आपको लगता है किसी स्टेज पे ईरान ऐसा सोच सकता है या कर सकता है, या आपको लगता है कि वो इसको तवील लेके जा सकता है इस जंग को, और जो शील्ड, वाहिद इकलौती शील्ड है उसकी, उसके डिफेंस की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो इसी तरह दागता रहेगा? इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ईरान हथियार नहीं डालेगा और किसी तौर पे भी वो सरेंडर नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वैसे तो उनका पूरे का पूरा जो डॉक्ट्रिन है और फिर जो उनके ऊपर हमला हुआ है, वो समझते हैं जारहियत का शिकार हुए हैं, उनके पास ये इस्तेदाद मौजूद है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। यानी अमेरिका का वो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इसराइल का वो मुकाबला कर सकते हैं, तो इसलिए वो सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसराइल ने यह कहा है कि उसने जो अभी तक हमले किए हैं 4 तनसीबात पे, जौहरी तनसीबात के ऊपर, ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर, उसमें बिलखसूस शामिल नातंज है, उसके बाद इस्फहान है, फ़र्दो है और अराक, ये 4 जगह हैं जहां उन्होंने निशाने साधे हैं और वो कहते हैं कि कामयाब हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हमने ईरान की जौहरी सलाहियत या हथियार बनाने की सलाहियत को 2-3 साल के लिए पीछे धकेल दी। अच्छा, ये एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान में इतनी ताकत मौजूद थी और ईरान इस वक्त जो है अगर सरेंडर करेगा तो उसकी हालत जो है, मैं वैसे तजिया कर रहा हूँ गैर जानिबदाराना तौर पे, तो लिबिया और यूक्रेन से मुख्तलिफ नहीं होगी। तो इसलिए कि ये ख़तरा ये बढ़ गया है कि वो कहीं शुमाली कोरिया का रास्ता ना इख्तियार कर ले। ये अलग बात है कि अब तक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो शहादत देती चली आ रही है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी ये शहादत दी है कांग्रेस के सामने कि ईरान का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस्तेदाद के बारे में बहस हो सकती है, उसके पास इस्तेदाद मौजूद है, क्योंकि उसने जो है, अगर वो यूरेनियम जो है उसे 60% तक अफज़ूदा कर सकता है तो वो 90% भी कर सकता है। 90% पे जो है जो एक हथियार बन जाता है। लेकिन इसमें यह भी जहन में रखिएगा कि ईरान के लिए इसलिए भी मुश्किल है इन मुज़ाकरात के ऊपर तैयार होना, क्योंकि जो एक मिसाइल्स के सिलसिले में मुतालबा आया है अमेरिका, इसराइल और फ्रांस की तरफ से, और दूसरा जो है पहले से अमेरिका का ये मुतालबा था कि अपनी जौहरी अफसूदगी को सफ़र कर दो, ख़त्म कर दो। हालांकि एज अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उनका ये हक बनता है कि वो बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट रखेंगे आपको। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।